हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एबीसीडी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। अगर आप छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा जो अधीक्षक के पदों की भर्ती निकाली गई है महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत, उसकी तैयारी कर रहे हैं तो आज का ये वीडियो जो है आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के इस वीडियो के अंदर हम दत्तक ग्रहण विनियम 2022 या फिर यूँ कह लीजिए एडॉप्शन रेगुलेशन 2022 के ऊपर आधारित 20 अति महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे। साथ ही साथ हम इस विनियम का, इस रेगुलेशन का एनालिसिस भी करेंगे, ठीक है, ताकि आप सभी को थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट्स यहाँ से पता चले, ताकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप सभी का और तैयारी हो जाए। ये हमारा वीडियो नंबर 13 है, ठीक है। इससे पहले भी हमने 12 वीडियो जो है ऑलरेडी लेकर आ चुका है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल का जो एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, इसके लिए आप प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखिएगा, आपको सारे वीडियोज़ वहीं पर एक जगह मिल जाएंगे, ठीक है। अगर इस वीडियो का पीडीएफ आप सभी को चाहिए तो हमारा जो सीजीपीएससी एबीसीडी का जो टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे सारे वीडियोस का पीडीएफ मिल जाएगा। अभी तक 10 वीडियोस का पीडीएफ जो है ऑलरेडी मैं वहाँ पे अपलोड कर चुका हूँ। चैनल में अगर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा। इस वीडियो को, जितने भी प्रश्न है इस वीडियो में, सभी को आपको टेस्ट की तरह लगाना है, वीडियो को पॉज करके, और लास्ट में आप सभी को कॉमेंट करना है कि आप सभी का कितना सही हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का ये पहला प्रश्न है स्क्रीन के ऊपर। प्रश्न क्रमांक 1 है कि दत्तक ग्रहण विनियम 2022 किस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए हैं। वीडियो को पॉज करिए और आंसर देने की कोशिश करिए। ए है किशोर न्याय अधिनियम 2015, बी है बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005, सी परिवार न्यायालय अधिनियम 1984 और डी है भारतीय दंड संहिता 1860। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत ही इस विनियम दत्तक ग्रहण विनियम 2022 को लाया गया था। दूसरा प्रश्न है कि दत्तक ग्रहण विनियम 2022 को किस संस्था के द्वारा अधिसूचित किया गया था। ए गृह मंत्रालय, बी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, सी सामाजिक न्याय मंत्रालय या फिर डी विधि मंत्रालय। तो ये आसान प्रश्न है लेकिन एक इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा इस विनियम को अधिसूचित किया गया था। तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरा भी एक बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न है कि दत्तक ग्रहण के मामलों में दस्तावेजों का मानकीकरण किसके द्वारा किया जाता है। ए है बाल कल्याण समिति, बी जिला बालक संरक्षण इकाई, सी राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण और डी केंद्र दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण। देखिए, जो राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण को आपको शॉर्ट में SARA भी देखने को मिलेगा कई जगह, जिसका फुल फॉर्म होता है स्टेट एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, और जो केंद्र दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण को CARA भी इसको शॉर्ट में देखने को मिलेगा, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, ठीक है। अब इस प्रश्न का आंसर जो है हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। केंद्र दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण के द्वारा ही दत्तक ग्रहण के सभी मामलों में दस्तावेजों का स्टैंडर्डाइजेशन किया जाता है, मानकीकरण किया जाता है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं कि दत्तक ग्रहण विनियम 2022 ने किस विनियम को प्रतिस्थापित किया था। ए दत्तक ग्रहण विनियम 2015, बी दत्तक ग्रहण विनियम 2017, सी दत्तक ग्रहण विनियम 2018 या फिर डी दत्तक ग्रहण विनियम 2019। इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दत्तक ग्रहण विनियम अधिनियम 2017 को प्रतिस्थापित किया है दत्तक ग्रहण विनियम 2022 ने, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ जाते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की ओर। पांचवा प्रश्न है दत्तक ग्रहण विनियम 2022 के अनुसार दत्तक ग्रहण हेतु प्राथमिकता सूची में सबसे पहले कौन आता है। ए विदेशी नागरिक, बी गैर निवासी भारतीय, सी भारतीय नागरिक या फिर डी OCI कार्ड धारक। इसका क्या राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो भारतीय नागरिक होंगे उनको सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है। छठवां प्रश्न है कि भावी दत्तक माता पिता, जिसको हम प्रोस्पेक्टिव एडॉप्टिव पेरेंट्स PAPS भी कहते हैं, को कौन सा दस्तावेज तैयार करना होता है। ए चाइल्ड स्टडी रिपोर्ट, बी होम स्टडी रिपोर्ट, सी एडॉप्शन सर्टिफिकेट या फिर डी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन रिपोर्ट। क्या इसका आंसर हो जाएगा ये बताना है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी, होम स्टडी रिपोर्ट या फिर कह लीजिए गृह अध्ययन रिपोर्ट, इसको हिंदी में गृह अध्ययन रिपोर्ट कहते हैं, ये तैयार करना होता है, ठीक है। किसको तैयार करना होता है। तो जो पेरेंट्स होते हैं जिनको एडॉप्शन करना होता है, सबसे पहले उनको होम स्टडी रिपोर्ट तैयार करना होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बढ़ते हैं सातवां प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 7 को ध्यान से देखिए। दत्तक ग्रहण विनियम 2022 के धारा 5 के अनुसार बालक और भावी दत्तक माता पिता में किसी के बीच न्यूनतम आयु का अंतर
कितनी होनी चाहिए? ए 25 वर्ष से कम नहीं, बी 21 वर्ष से कम नहीं, सी 18 वर्ष से कम नहीं, या फिर डी 16 वर्ष से कम नहीं। तो ये एक बहुत अच्छा प्रश्न है। ये प्रश्न जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए, अगर कोई भावी माता पिता जो है, दत्तक माता पिता जो एडॉप्शन करना चाहता है, तो जो बच्चे को वो एडॉप्ट करेंगे और उन दोनों माता पिता में से किसी एक, उन दोनों के बीच का अंतर जो है 25 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, 25 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। 25 वर्ष चलेगा या 25 वर्ष से अधिक चलेगा, ठीक है। हालांकि ये बच्चों के एज के ऊपर डिपेंड करता है कि 2 साल से कम का है तो कितना होगा, 2 साल से और 4 साल के बीच में है तो कितना होगा, ऐसे बनते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी आगे प्रश्न आएगा, वहाँ पे और क्लियर हो जाएगा। 8वां प्रश्न है कि भावी दत्तक माता पिता के गृह रिपोर्ट में क्या ब्यौरा अंतर्विष्ट होता है? ये भी अच्छा प्रश्न है, ठीक है। एडॉप्शन से पहले तैयार करना पड़ता है होम स्टडी रिपोर्ट। तो अब वो जो होम स्टडी रिपोर्ट होता है उसमें क्या क्या डाटा होता है बताना। ए सामाजिक आर्थिक परिस्थिति, बी कौटुंबिक पृष्ठभूमि, सी घर का विवरण, या फिर डी उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। जो भावी माता पिता होंगे उनके गृह अध्ययन रिपोर्ट में ये सारा डाटा जो है संलग्न होगा, ठीक है। साथ ही साथ ये भी होना चाहिए कि घर का विवरण के साथ साथ कि वहाँ का वातावरण कैसा है, या फिर उस वातावरण में स्वास्थ्य की दशाएं कैसी, ये सारा चीज़ का उसमें विवरण देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए, और इसका ये धारा अगर पूछ दे तो कहाँ मिलेगा, तो इस विनियम का जो धारा कह लीजिए या फिर विनियम क्रमांक 2, ठीक है। विनियम या जो इसमें जो नियम दिया है उसका क्रमांक 2 में इसका वर्णन जो आप सभी को देखने को मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 9वां की ओर। प्रश्न क्रमांक 9 है कि भावी दत्तक माता पिता के पात्रता मानदंड के अनुसार क्या सत्य है? ए विवाहित दंपति के मामले में दोनों पति पत्नी की सहमति आवश्यक होगी। 9वां प्रश्न है कि भावी दत्तक माता पिता के पात्रता मानदंड के अनुसार क्या सत्य है? देखिए, ये जो प्रश्न है ना, एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ से प्रश्न आने की चांसेस रहेंगे। ये क्या है कि विवाहित दंपति के मामले में दोनों पति पत्नी की सहमति आवश्यक होगी। तो बिल्कुल सही है भाई, ठीक है, कि अगर कोई दंपति है, पति पत्नी दोनों की सहमति होनी चाहिए एडॉप्शन से पहले, ठीक है। बी कोई एकल महिला किसी भी लिंग के बालक का दत्तक ग्रहण कर सकती है, ये भी सही है, ठीक है। मतलब अगर कोई एकल सिंगल महिला रहती है, ठीक है, तो किसी भी लिंग का या फिर लड़का या फिर लड़की किसी का भी दत्तक ग्रहण कर सकती है। सी कोई एकल पुरुष बालिका को दत्तक ग्रहण का पात्र नहीं होगा, तो ये भी सही है। जो एकल पुरुष है, कोई सिंगल मेल है, अगर वो एडॉप्शन करना चाहता है तो गर्ल चाइल्ड का एडॉप्शन नहीं कर सकता, तो ये भी सही है। मतलब कहने का कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ए बी सी उपरोक्त सभी सही है, ठीक है। 10वां प्रश्न है कि दत्तक ग्रहण के प्रयोजन के लिए बड़ा लड़का से क्या अभिप्राय है? यह भी अच्छा प्रश्न है। बताइए कि ये जो बड़ा लड़का से क्या अभिप्रेत है? ए भावी दत्तक माता पिता के पूर्व का लड़का, बी जिसकी आयु 5 वर्ष से अधिक हो, सी जिसकी आयु 2 वर्ष से अधिक हो, या फिर डी जिसकी आयु 7 वर्ष से अधिक हो। तो इसका राइट आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। 5 वर्ष से अधिक उम्र के जो लड़के होते हैं उनका एडॉप्शन के लिए जो एक परिभाषा दिया गया है इस विनियम में, उसको हम बड़ा लड़का कहते हैं। तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 11 की ओर। 11वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर कि दत्तक ग्रहण हेतु बच्चों की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई है? ए 1 वर्ष, बी 2 वर्ष, सी कोई न्यूनतम आयु नहीं, या फिर डी 6 महीने का। तो इसका क्या आंसर होगा? ये भी एक अच्छा प्रश्न है भाई, ठीक है। इसका वर्णन जो है आप सभी को इस विनियम का जो धारा संख्या 5 है, या फिर कह लीजिए जो विनियम 5 है उसमें इसका वर्णन मिलेगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। एडॉप्शन के लिए जो बालक होंगे, जो बच्चे होंगे, उनका न्यूनतम एज जो है कहीं भी डिफाइन नहीं है, कोई न्यूनतम एज निर्धारित नहीं किया गया। किसी भी उम्र के बच्चे को एडॉप्शन किया जा सकता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 12वां प्रश्न है यदि बालक की आयु 2 वर्ष से अधिक और 4 वर्ष तक का है तो भावी दत्तक माता पिता जो दंपति हैं की अधिकतम संयुक्त आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा, ठीक है। जब एडॉप्शन किया जाता है ना, तो जो बालक होगा, जो बच्चे होंगे, उनकी आयु को और जो दंपति होते हैं, ठीक है, जो माता पिता अगर दोनों हैं तो दोनों के संयुक्त आयु के साथ को देखा जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा। और सिंगल जो मदर होते हैं या फिर फादर होते हैं उनके लिए अलग से एज काउंट किया जाता है कि उनका कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा इस प्रश्न के अनुसार अगर कोई बालक जिसका एडॉप्शन किया जा रहा है और उसकी उम्र 2 वर्ष से अधिक है लेकिन 4 वर्ष तक का है, 4 वर्ष से कम है, तो इस केस में जो दंपति होंगे, ठीक है, जो दत्तक माता पिता होंगे, भावी दत्तक माता पिता, उनकी अधिकतम संयुक्त आयु, ठीक है, कंबाइंड एज कितना होना चाहिए? 90 वर्ष का होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन इसी केस में अगर ये
कपल नहीं होते, ठीक है, अगर दंपति माता पिता दोनों नहीं होते, दोनों में से अगर कोई एक होता, चाहे अगर माता होता या पिता होता, तो इस केस में जो एज कितना होता भाई, 45 वर्ष होता, ठीक है, 45 वर्ष। कब? जब बच्चे की आयु 2 वर्ष से 4 वर्ष के भीतर में हो और एकल या तो माता हो या फिर पिता हो, तो उस केस में 45 वर्ष होता। यहाँ पे कंबाइंड में कितना हो गया, 90 वर्ष। अच्छा, अगर बालक जो है उसकी उम्र जिसका एडॉप्शन किया जा रहा है 2 वर्ष से अगर कम है, तो अगर कंबाइंड एज देखा जाए, माता पिता दोनों का संयुक्त आयु की अगर बात किया जाए, तो उसमें 85 वर्ष होता है, ठीक है, 85 वर्ष होता है। लेकिन अगर सिंगल मदर या फिर फादर अगर होगा तो उस केस में 40 वर्ष होता है। तो ये दोनों में से याद रखिएगा, ऐसे प्रश्न यहाँ पे आपसे बन सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 13 की ओर। 13वां प्रश्न है कि भावी दत्तक माता पिता को कितने वर्ष के पश्चात पुनः गृह सत्यापन रिपोर्ट सत्यापित कराना होता है। ये भी अच्छा प्रश्न है, ठीक है। मैंने पहले ही बताया कि एडॉप्शन करने से पहले जो भावी दत्तक माता पिता होंगे उनको गृह अध्ययन रिपोर्ट, होम स्टडी रिपोर्ट तैयार करना होता है। लेकिन एडॉप्शन के बाद 3 वर्ष के पश्चात पुनः उनको गृह अध्ययन रिपोर्ट को सत्यापित कराना होता है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं 14 नंबर का प्रश्न है कि दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया में बाल कल्याण समिति की क्या भूमिका होती है। ए, दत्तक ग्रहण की अंतिम स्वीकृति देना, बी, दत्तक ग्रहण सर्टिफिकेट जारी करना, सी, बच्चे को दत्तक योग्य घोषित करना, या फिर डी, दत्तक बालक का जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र तैयार करना, जारी करना। इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। बच्चे को दत्तक योग्य घोषित करने की जिम्मेदारी बाल कल्याण समिति की होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अब प्रश्न क्रमांक 15 की ओर। 15वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर कि दत्तक ग्रहण अभिलेखों की गोपनीयता का उल्लेख किस विनियम में है। ये भी अच्छा प्रश्न है। देखिए भाई, अगर एडॉप्शन किया जा रहा है तो जो एडॉप्टेड चाइल्ड होंगे या फिर जो माता पिता होंगे, जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके उनसे संबंधित सभी अभिलेखों का रिकॉर्ड्स को गोपनीय रखा जाता है। इसका वर्णन किस अधिनियम, इस अधिनियम के किस विनियम में है? ए, विनियम 46, बी, विनियम 47, सी, विनियम 48, या फिर डी, विनियम 49। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। विनियम 48 में ये कहा गया है कि दत्तक ग्रहण से संबंधित जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उनको गोपनीय रखा जाए, ठीक है। बढ़ते हैं 16वां प्रश्न की ओर। राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण, जिसको हम शॉर्ट में बोले थे SARA, ठीक है, स्टेट एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, ठीक है, इसके बारे में विचार करें। एक है, इस अभिकरण का गठन राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। बी, अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या 7 होती है। सी, मतलब तीसरा है, दत्तक ग्रहण से संबंधित राज्य सरकार के विभाग के प्रधान सचिव या सचिव इसके अध्यक्ष होंगे। क्या सही होगा? तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। तीनों का तीनों कथन यहाँ पे सही है। राज्य सरकार द्वारा इस अभिकरण का गठन किया जाता है और इसमें सदस्यों की संख्या 7 होती है, जिसमें अध्यक्ष भी शामिल होता है, ठीक है। और अध्यक्ष इसको बनाया जाता है तो दत्तक ग्रहण से संबंधित जो राज्य सरकार का कोई अगर डिपार्टमेंट है तो उसका जो प्रधान सचिव होता है उसको अध्यक्ष बनाते हैं, या फिर उसका अगर सचिव है तो इसका अध्यक्ष बनाते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। और इस पूरे का जो आपको वर्णन मिलेगा विनियम क्रमांक 35 के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं 17वां प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि जिलों में अनाथ, परित्यक्त और अभ्यर्पित बालकों की पहचान कर दत्तक ग्रहण के लिए बालकों को विधिक रूप से मुक्त करवाने का कार्य किसका है। देखिए यहाँ पे बात है करवाने का, करने का वहाँ पे आया था तो बाल कल्याण समिति था, ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, कौन करवाता है? ए, बाल कल्याण समिति, बी, राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण, सी, केंद्र दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण, या फिर डी, जिला बालक संरक्षण इकाई। इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये मुक्त घोषित कराने का जो कार्य होगा वो जिला बालक संरक्षण इकाई का होगा। इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। और विनियम क्रमांक 38 के अंदर इसका उल्लेख देखने को मिलेगा। 18वां प्रश्न है कि दत्तक ग्रहण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र और अनुरूपता प्रमाण पत्र कौन जारी करता है? ए, जिला संरक्षण इकाई, बी, बाल कल्याण समिति, सी, केंद्र दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण, या फिर डी, राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण। इसका क्या राइट आंसर होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। दत्तक ग्रहण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र और अनुरूपता प्रमाण पत्र जारी करने का जो कार्य है, जो अधिकार है, केंद्र दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण का है, CARA का है, ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 19वां प्रश्न है, ध्यान से पढ़िएगा, अच्छा प्रश्न है कि निम्न में से कौन से बालक दत्तक ग्रहण के लिए पात्र होंगे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए है, कोई भी अनाथ या परित्यक्त जिसे दत्तक ग्रहण के लिए विधिक रूप से मुक्त घोषित किया गया हो। बी, कोई भी अभ्यर्पित किया गया बालक जिसे दत्तक ग्रहण के लिए विधिक रूप से मुक्त घोषित किया गया हो। या सी, पूर्ववर्ती विवाह से पति
या पत्नी के बालक, या फिर जैविक माता पिता द्वारा सौतेला माता पिता को अभ्यर्पित बालक, या फिर डी उपरोक्त सभी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। इन सभी को दत्तक ग्रहण करने के लिए पात्र होंगे, इन सभी तीनों कंडीशन के अंदर, याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अब प्रश्न क्रमांक 20 की ओर। 20वां और आखिरी प्रश्न आप सभी के लिए जो कि इंपॉर्टेंट है कि दत्तक प्रक्रिया के दौरान बालक अध्ययन रिपोर्ट, चाइल्ड स्टडी रिपोर्ट CSR कौन जारी करता है? ए, केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण, बी, विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण, और सी, जिला बाल संरक्षण इकाई, या फिर डी, बाल कल्याण समिति। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। स्पेसिफिक एडॉप्शन एजेंसी, ठीक है, SAA शॉर्ट में कहते हैं, ये क्या करता है? बालक अध्ययन रिपोर्ट मतलब चाइल्ड स्टडी रिपोर्ट तैयार करता है। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 20 प्रश्नों का यहाँ पे हमने प्रैक्टिस किया, 20 में से आपका कितना सही हुआ कमेंट करके बताइएगा। देखिए ये जो विनयम है ना, ये बहुत बड़ा है, ठीक है। इस पूरे का अगर मैं वीडियो बनाने लगूँ, क्वेश्चंस बनाने लगूँ, तो हजारों क्वेश्चंस यहाँ पे तैयार किए जा सकते हैं, और उसके लिए मुझे 20 से 30 क्या 50 वीडियोस हमको बनाना पड़ सकता है, ठीक है। तो अगर बहुत ज़्यादा डीप में आप सभी को पढ़ना है तो इसका जो इसका ओरिजिनल PDF है उसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मुझे लगा कि इतने सारे जो टॉपिक्स हैं जो डायरेक्ट लगता है कि नहीं यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उन सभी का यूज़ करके मैं 20 क्वेश्चन तैयार कर पाया हूँ। अगर आप सभी को लगता है कि नहीं इससे और भी प्रश्न आना चाहिए तो इसका पार्ट 2 भी मैं ला दूंगा, आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है। अगर 20 लोग कमेंट करते हैं कि नहीं इसका पार्ट 2 हमें चाहिए, तो मैं इसका एक पार्ट 2 भी ला दूंगा, जिसमें हम 20 से 25 क्वेश्चन और कर लेंगे ताकि प्रैक्टिस और अच्छे से हो जाए, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइएगा। चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। PDF के लिए आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। पहले के 10 वीडियो का PDF जो है डाल चुका हूँ, तो आगे के जो 3 वीडियोज़ है उसका PDF भी मैं संडे के दिन अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल में, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। समय आपके पास बहुत कम है, तैयारी अच्छे से करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।